गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले महीने की बात है, 20 जुलाई का वो दिन आप सबको याद होगा जिस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें बहुत भारी मात्रा में लाठीचार्ज हुआ था। अब सरकार फाइनली यहाँ पे डिस्कशन को अग्री कर गई है, पर ऑपोजिशन का यहाँ पर ये बोलना है कि हमें यहाँ पे आंसर्स चाहिए, कोई लेक्चर नहीं चाहिए कि हाँ ये किया वो किया। हमें एक्चुअल में कंक्रीट आंसर चाहिए कि आखिर वो पैलेट गन का इस्तेमाल किसने ऑथराइज किया। आखिर इस प्रकार से डंडों के ऊपर जो कीले डाल के लोगों के ऊपर यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे मारी गई, वो किसके इशारे के ऊपर करी गई, इस चीज के जवाब आज भी सरकार से लोग यहाँ पे मांग रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक हम बात कर रहे थे कल भी हम एफसीआरए बिल की, तो फाइनली सेंटर ने यहाँ पे जो बिल है वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को यहाँ पे रेफर कर दिया है। अब जो 31 मेंबर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होगी जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर होंगे, वो यहाँ पे विंटर सेशन के पहले वीक तक अपनी जो रिपोर्ट है वो लोकसभा को यहाँ पे सबमिट करेगा। एंड यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि ये बिल बिल्कुल भी माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट नहीं है। हमारी कोशिश बस यही है कि यहाँ पे जो फॉरेन फंडिंग होती है और उसका इस्तेमाल गलत पर्पसेस के लिए देश में डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए किया जाता है, हम उसके विरोध में हैं। उस चीज़ को हम यहाँ पे रोकना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि देश विरोधी एक्टिविटीज़ को बाहर से पैसा यहाँ पे मिलने की कोशिश को हम यहाँ पे रोकें। राइट दोस्तों, डेट है आज की 13 अगस्त 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो इंडिपेंडेंस डे के ऑफर्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इसमें आप हमारे जो प्रहार बैच है 2027 के लिए, संकल्प बैच 2028 के लिए और ऐसे सृजन प्री प्लस मेंस बैच 2027 के लिए ये बहुत ही कम प्राइस के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारे जो ऑप्शनल बैचेज हैं, इवन हम आपके जो सी सेट बैचेज हैं, ये बहुत ही कम प्राइजेस के ऊपर आपको यहाँ पे अभी फिलहाल यहाँ पे मिल रहे हैं। इन सभी कोर्सेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप खुद को इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिगार्डिंग हीट वेव्स एंड लाइटनिंग डिक्लेयर्ड नेचुरल कैलामिटीज। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, थोड़ा एक बार इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, आप सब लोग अपने सिलेबस के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, अपने आप में एक सब्जेक्ट है पूरा। अब आपको पता होगा कि भारत देश के अंदर जो एक्ट है ना, इसके पीछे वो 2005 का एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अगर आप इस एक्ट को देखेंगे ना, तो इस एक्ट के अंदर नेचुरल कैलेमिटी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, बट डिजास्टर वर्ड को जरूर डिफाइन किया गया है। डिजास्टर वर्ड क्या होता है? डिजास्टर का मतलब होता है कोई कैटास्ट्रॉफ, मिसहैप या कोई कैलेमिटी जो नेचुरल या मैन मेड कॉजेस की वजह से यहाँ पे हो, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को मटेरियल, इकोनॉमिक या इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो। तो ध्यान रखिएगा, नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर्ड नहीं है या डिफाइन नहीं है, बट डिजास्टर को डिफाइन यहाँ पे बिल्कुल किया गया है। ठीक है, अभी तक पता क्या था? अभी तक टोटल 12 नेचुरल कैलेमिटीज थी जिनको सरकार की तरह नोटिफाई किया गया था। कौन से थे ये 12? इसमें आपका साइक्लोन, ड्रॉट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लाइड, अवलांच, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट एंड कोल्ड वेव। ये अभी तक 12 ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज थी जिनको सरकार नोटिफाई करती थी, जिनको नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर किया गया था। बट अभी पता क्या हुआ है? दो नई चीजें, दैट इज हीट वेव एंड लाइटनिंग, इन दोनों को भी ऐड कर दिया गया है। तो जो पहले नंबर 12 था, अब वो दो और बढ़कर अब टोटल 14 कैटेगरीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा कि सर मतलब इन्होंने अगर दो चीजें ऐड कर भी दी तो उससे क्या फायदा क्या हो रहा है इन दोनों को ऐड करने से? देखो, आप लोग नोटिस करते होंगे कि कई एरियाज के अंदर हीट वेव आती है बहुत ज्यादा, कई जगह के ऊपर लाइटनिंग, बिजली की वजह से, बिजली जो लोगों पे गिर जाती है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। अब क्योंकि हमने इन दोनों को भी नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर कर दिया है, अब स्टेट्स के लिए आसान ये होगा कि वो जो एनडीआरएफ का फंड है या रिसोर्सेज है, एसडीआरएफ है गया, ठीक है, इसके पैसे को यहाँ पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि लोगों को सहायता यहाँ पे दी जा पाए इन दोनों नेचुरल कैलेमिटीज के लिए भी। ये फर्क होता है। तो इस प्रकार से अब टोटल 14 कैलेमिटीज के लिए यहाँ पर आपका ये फंड का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि यहाँ पर जो 16th फाइनेंस कमीशन था उसने रिकमेंड किया था कि इन दोनों को भी ऐड करना चाहिए। फाइनली सरकार ने इनकी बात मानी है एंड इस प्रकार से इनको नेचुरल कैलेमिटी नोटिफाई कर दिया गया है। राइट, अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, हीट वेव के बारे में भी और लाइटनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्योंकि न्यूज़ में है ये दोनों, प्लस प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। अब पॉइंट पता क्या है? हीट वेव का मतलब होता है
अगर बहुत लंबे समय तक हाई टेम्परेचर रहता है तो उसको हम हीट वेव बोलते हैं। पर इसकी अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन जानने की कोशिश करो ना, तो ऐसे स्टेशन जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से कम रहता है, नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर, और अगर वहां पर नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री यहाँ पर वेरिएशन हो, मतलब ऊपर की तरफ 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है नॉर्मल से, तो उस केस में हम यहाँ पे हीट वेव यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा बढ़ गया है तो वहां हम उसको सिवियर हीट वेव के नाम से हम यहाँ पे उसको बोल देते हैं। ये बात होती है उन एरियाज की जहां पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से कम होता है नॉर्मली। बट जब हम बात करते हैं ऐसे एरियाज की जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मली मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस रहता है, वहां पर 4 से 5 डिग्री का वेरिएशन ऊपर वाली साइड, यहाँ पे उसको हम हीट वेव डिक्लेयर कर देते हैं। और 6 डिग्री से ज्यादा का अगर यहाँ पे वेरिएशन होगा ऊपर वाली साइड, तो उसको हम यहाँ पे सिवियर हीट वेव यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये नंबर्स भी आपको याद रखने होंगे, कल को आगे जाके यूपीएससी नंबर्स को बदल सकता है एंड उस वजह से आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे ना इस साल की, तो 1 मार्च से लेकर 26 जुलाई के बीच में आपने नोटिस किया होगा कि 4,800 से भी ज़्यादा केसेस हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं और 20 डेथ्स भी यहाँ पे हीट वेव की वजह से देखने को मिल जाएंगी। तेलंगाना के अंदर सबसे ज़्यादा केसेस आपको हीट वेव के देखने को मिले हैं इस साल के अंदर। ठीक है, ये बात होगी हीट वेव की। अगर हम बात करते हैं लाइटनिंग की, तो लाइटनिंग आप जानते होंगे बिजली का गिरना। हर साल लगभग 2000 से 2500 लोग बिजली गिरने की वजह से, उनके ऊपर बिजली जो गिर जाती है उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कई बार आपने नोटिस किया होगा, कई बार बारिश का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा बिजली लिशकती है, चमकती है उस टाइम के ऊपर, तो कई बार ऐसे केसेस आते हैं हमारे सामने, राइट। और खासकर ना गांव वगैरह के एरिया के अंदर ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। 96% डेथ्स आपको लाइटनिंग की वजह से गाँव के अंदर ही देखने को मिल जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन सब एरियाज के अंदर। तो अब आपका जो एसडीआरएफ का पैसा है और एनडीआरएफ के रिसोर्सेज हैं, अब वो यहाँ पर इन पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने इन दोनों को भी अब नेचुरल कैलेमिटी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। चलिए आगे आते हैं। अगला टॉपिक हमारे सामने है सुप्रीम कोर्ट्स न्यू हैंडबुक ऑन जेंडर सेंसिटिविटी। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो, कई बार ना आप लोगों ने सुना होगा कि किसी महिला के साथ कुछ दुष्कर्म होता है, फिर आगे जाके वो मुद्दा पूरा कोर्ट में जाता है। अब कोर्ट में या पुलिस के अंदर यहाँ पे उसको कैसे उसके साथ डील किया जाता है, वो अपने आप में बहुत ही बुरा देख लगता है ये चीज़ देख के। हमें थोड़ा सा हमारे जजेस को भी थोड़ा सेंसिटिव होने की ज़्यादा ज़रूरत है। और ये चीज़ को नोटिस करते हुए ना, सुप्रीम कोर्ट ने पता क्या किया था, इसी साल फरवरी मंथ के अंदर एक यहाँ पर एक कमेटी बनाई थी। ये कमेटी अनुराधा बोस जी की अध्यक्षता के अंतर्गत थी, जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रह चुकी हैं। अब उनकी अध्यक्षता के अंदर इनको काम दिया गया कि आप ना एक काम करिए, आप एक प्रकार की बुक बनाइए जिसमें बात हो जेंडर सेंसिटिविटी की, कि हमें कोर्ट के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से महिला की जो डिग्निटी है उसको हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इनकी जो रिकमेंडेशन है फाइनली यहाँ पे सामने आ चुकी हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ चीज़ों में बदलाव करने की बात करी है। क्या बदलाव? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक तो हम जो लैंग्वेज होगी ना, अपनी लैंग्वेज में बदलाव करेंगे। जैसे हम लोग कई बार बोलते रहते हैं प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूटरिक्स, जो महिला होती है जिसने कंप्लेंट दर्ज करी है, उसको इस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। बट अब हम यहाँ पर उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे विक्टिम, सर्वाइवर या कंप्लेनेंट, ठीक है। इसमें चेंज के लिए रिकमेंड किया गया है, क्योंकि देखो पॉइंट पता क्या है कि महिला के ऊपर ऑलरेडी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आ चुका है, उसकी माइंड के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ चुका है। तो हमें अगर अपनी बातचीत के अंदर प्रोसीडिंग्स के समय के ऊपर अगर हम उसको वापस से एक विक्टिम की तरह यहाँ पे शो करेंगे ना, तो गलत हो जाएगा। कहने का मतलब कि विक्टिम तो है, बट हम उनको दोबारा से विक्टिमाइजेशन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको बार बार वही सेम चीज़ उनको रिकॉल करवाने की कोशिश करें। उससे उनकी डिग्निटी के ऊपर, उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आता है। तो ये जो ट्रॉमा वाली चीज़ें हैं ना, उसको हम यहाँ पर बार-बार उस ट्रॉमा को सामने नहीं लेकर आ सकते उस महिला के, क्योंकि उससे उसके माइंड के ऊपर कितना गहरा असर पड़ता है ये वही महिला जानती है। तो इस प्रकार के वर्ड्स हमें यहाँ पे अवॉइड करने चाहिए, जहाँ पर कुछ स्टीरियोटाइप, जहाँ पर जहाँ ब्लेमिंग करें उस महिला को, ये सब चीज़ें नहीं करनी। कई बार ना कुछ ऐसे जजेस रहे हैं जिन्होंने पास्ट के अंदर महिला के लिए बोली है कि बात की कि अच्छा, कि अगर महिला का पजामे का नाड़ा पकड़ लिया तो मतलब कोई फ़र्क नहीं हुआ इससे। तो ऐसी-ऐसी जब स्टेटमेंट जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कोर्ट्स के अंदर सुनने को मिलती है ना, बहुत ही ज़्यादा दिल को ठेस पहुँचता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन बातों का यहाँ पे ध्यान रखा जाए, ठीक है ना?
और कई जजेस कई बार ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारे साथ दुष्कर्म हुआ था तो तुमने पहले क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराई, 6 महीने बाद क्यों आ रहे हो। तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब एक तो वो रिपोर्ट लेकर आई है इतनी मुश्किल के साथ, और आप यहाँ पे फिर ये सारे सवाल पूछ रहे हो। फिर कई बार जजेस पूछते हैं कि अच्छा फिजिकल इंजरी तो है नहीं तुम्हारी बॉडी के ऊपर, है ना, इस प्रकार की चीजें। देखो ये सब चीजों से आप यहाँ पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। इस तरह की चीजें जजेस के द्वारा नहीं करनी चाहिए। कोर्ट को बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होना पड़ेगा। इन कैमरा ट्रायल्स यहाँ पे होने चाहिए। सर्वाइवर आइडेंटिटी को हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है, उसका नाम इस तरह से पब्लिक नहीं करना है, ठीक है ना। अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स आपको नहीं करनी चाहिए। मतलब कोशिश ये करो कि तारीख पे तारीख ना देते रहो, उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुल यहाँ पे ट्रीट करना है। तो रिपोर्ट ने यहाँ पे ये बोला है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे हम दे रहे हैं, इनकी कोशिश करनी चाहिए। एंड इनफैक्ट ना इस रिपोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी एक्सप्रेशन, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेमवर्क, कि इसको भी हम यहाँ पे फॉलो करें। इन तरह की चीज़ें हम फॉलो करेंगे, उससे सारी चीज़ें बेहतर होंगी। इनफैक्ट ना सुप्रीम कोर्ट की खुद की कुछ जजमेंट्स हैं जो कि बात करती हैं महिलाओं की सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग। जैसे 2021 का केस है अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर कोर्ट ने जजेस को बोला कि आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मत करिए, ठीक है ना। इस प्रकार से जो आप स्टीरियोटाइप्स आप बना के बैठे हो, दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। फिर एक स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय एक केस हुआ था 2022 के अंदर। यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि भाई ये जो 2 फिंगर टेस्ट आप चेक करते हो ना, ये बहुत ही खराब टेस्ट है। देखो 2 फिंगर टेस्ट, इसमें पता क्या होता है कि महिला के प्राइवेट पार्ट्स में 2 फिंगर्स डाल के देखने की कोशिश की जाती है कि महिला सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं है। दिस इज अ वेरी बैड टेस्ट, मतलब इससे सर्वाइवर की डिग्निटी को फिर से हम एक तरह से एक झटका दे रहे हैं, है ना। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी है, ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला था इस पर्टिकुलर केस के अंदर। तो ये कुछ बातें थी सुप्रीम कोर्ट न्यू हैंडबुक ऑन जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में, जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है ओजोन रीडिस्ट्रीब्यूशन ओवर नॉर्थ बे ऑफ बंगाल। देखो आप ये वाला रीजन देख पा रहे हो, ये वाला, हाँ। अब यहाँ पर पता क्या हुआ, इस रीजन में ओजोन की जो मात्रा है वो नॉर्मल से हमें ज्यादा देखने को मिली। पॉइंट पता क्या होता है, आमतौर पे अगर आप नोटिस करो ना, पहले बात तो ना आप जानते होंगे कि एक होती है हमारी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जो ट्रोपोस्फेयर वाली लेयर में मिलती है, धरती से पास में मिलती है। ये ओजोन ना अपने आप में बहुत ही हानिकारक होती है इंसानों के लिए। अच्छी ओजोन कौन सी होती है, जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती है, वो इंसानों के लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि यहाँ पर ना हमें ये यूवी रेडिएशन से बचाती है। सर वो कैसे, एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा। जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस होती है, खासकर अगर मैं बात करूं यूवी बी की और यूवी सी की, इस चीज को यहाँ पर वो आने नहीं देती, उसको अब्सॉर्ब कर लेती है हमारी जो ओजोन लेयर है, इसलिए हेल्पफुल है। अब ओजोन बनती कैसे है, देखो O3 जो है ना ओजोन, ये तब बनती है जब आपका यूवी रेडिएशन आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देता है आपके सिंगल ऑक्सीजन आइटम्स के साथ, फिर आगे वो रिएक्ट करके O+O2 करके वो O3 यहाँ पे फॉर्म होता रहता है इस तरह से, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर वाली ओजोन हमारे लिए हेल्पफुल है। ट्रोपोस्फेयर वाली जो ओजोन है वो अपने आप में हानिकारक हमें देखने को मिल जाएगी। 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको देखने को मिल जाएगा, जो बोलता है कि जो ओडीएस है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, इनको हमें यहाँ पे रेगुलेट करना है और हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन देनी है, राइट। तो ये सारी बातें हमें पता है, बट हम अगर प्रैक्टिकल पर्पसेस में बात करेंगे ना, तो आमतौर पे हमें जो ओजोन मैक्सिमम देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 25 से 30 किलोमीटर की हाइट में। बट अगर मैं इस ईस्टर्न इंडिया वाले पोर्शन की बात करूं, ये वाले रीजन की, यहाँ पर ऐसा देखा गया कि ओजोन की कंसेंट्रेशन 21 से 23 किलोमीटर की रेंज के अंदर सबसे ज्यादा थी। आमतौर पे होती है 25 से 30 की रेंज में, पर इस बार क्या थी 21 से 30। अब पॉइंट आता है ऐसा क्यों, देखो इसके लिए कई लोगों ने बोला कि यार हो सकता है कि सूरज की वजह से कुछ हो, सनलाइट ड्रिवन ये प्रोसेस हो, बट बाद में बोला गया ना ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, ये जो ओजोन थी ये ज्यादा जो देखने को मिली वो दिन के समय में थी या रात के समय में भी थी। अगर दिन के समय होती तो सेंस भी बनता, रात के समय में तो सनलाइट नहीं होती, बट उस टाइम भी ओजोन की मात्रा ज्यादा थी इस रीजन के अंदर। तो ये वाला रीजन के तो हमने यहाँ पे नलीफाई कर दिया कि फोटोकेमिकल आंसर तो नहीं है। तो आंसर है क्या इसका, क्यों ऐसा हुआ, ओजोन क्यों डिस्ट्रीब्यूट हुई। एक तो बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ओजोन अपने आप में स्टैटिक नहीं होती, ओजोन की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब कहीं और से ओजोन रिच एयर यहाँ पे आई, हॉरिजॉन्टली एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्टेशन उसका हुआ, जो एयर थी वो थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट करी। इन कारणों की वजह से हमने नोटिस किया कि एयर मास कंप्रेस हुआ, और एयर मास कंप्रेस होने की वजह से इस रीजन के अंदर आपको ज्यादा ओजोन की कंसंट्रेशन देखने को मिली। तो कोई पूछेगा कि क्यों ज्यादा है, उसका सिंपल कारण ये है कि
ओजोन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है, ओजोन अपने आप में स्टैटिक नहीं होती। ये अभी यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे डिक्लेयर अपना डिटेक्ट किया है, जो कि अपने आप में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात आपको देखने को मिल जाएगी कि ओजोन फिक्स नहीं रहती, स्टैटिक नहीं होती, ये अपने आप में रीडिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे होती रहती है। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है लेक मीड के बारे में। अब देखो यूपीएससी की एक टेंडेंसी है ऐसे क्वेश्चन पूछने की जहां पर कुछ इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है या फिर कुछ ऐसी लेक्स होती हैं जो बिल्कुल ही खत्म हो रही हैं। इनमें से ही एक एग्जांपल आपको लेक मीड का देखने को मिल जाएगा। देखो ये रही लेक मीड। अब है कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं सर हम ये, अरे हम बात करें यूएस की। यूएस में ना आप नोटिस करेंगे तो यूएस में बहुत ही फेमस है लेक मीड। एक्चुअली ना आप लोगों ने पढ़ा होगा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में। नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको एक बहुत फेमस माउंटेन्स रॉकी माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगी और साउथ अमेरिका के अंदर आपको एंडीज माउंटेन देखने को मिल जाएंगी। अब पॉइंट पता क्या है, अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो रॉकी माउंटेन के अंदर जो स्नो का एकोमुलेशन था, जो स्नो इकट्ठा होती है, वो कंपैरेटिवली कम हो गया है। अगर स्नो उतनी ज़्यादा इकट्ठी नहीं होगी तो स्नो मेल्ट कम होगी, स्नो मेल्ट कम होगी तो पानी जो रिवर्स तक जाएगा वो कम जाएगा, पानी कम जाएगा तो लेक मीड जैसी जो लेक्स हैं वो अपने आप में सूखती जाएंगी। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि पहली बार ऐसा हुआ है कि 90 साल के अंदर सबसे निचले स्तर के ऊपर लेक मीड, जो कि यूएस का लार्जेस्ट रिजर्वायर आपको देखने को मिलता है, वो सबसे निचले स्तर पे जा चुका है। ये बहुत ही कंसर्निंग बात है पूरी दुनिया के लिए। कहाँ पर लोकेटेड है, आपका एरिजोना और नेवाडा स्टेट में इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड ये हूवर डैम जो बनता है कोलोराडो रिवर के ऊपर, उसके ऊपर आपको ये लेक देखने को मिल जाएगी, लेक मीड। ठीक है, बाकी देखो मैंने बता दिया कि आसपास के जो लोग हैं एरिजोना, नेवाडा, कैलिफोर्निया के, वो बहुत ज़्यादा इस पानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। पर क्योंकि यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स में स्नो इकट्ठा नहीं हो रहा, बहुत लंबे समय से सूखा पड़ा हुआ है, इसके अलावा टेम्परेचर बढ़ना, उससे वेपोरेशन का इंक्रीज होना, बहुत ज़्यादा ओवर इस्तेमाल करना, ऑल दीज थिंग्स आर लीडिंग टू द फैक्ट कि लेक मीड अब आज के समय बहुत ज़्यादा पानी इसमें कम हो चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाके कुछ सालों के बाद हो सकता है कि लेक मीड खत्म ही हो जाए। तो अपने आप में काफ़ी चिंता की बात है पूरी दुनिया के लिए। आगे आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारा फूड अडल्ट्रेशन के रिगार्डिंग है। देखो फूड अडल्ट्रेशन आज के समय टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और हमने नोटिस भी किया है कि आईएएस तुकाराम मुंडे जी जो आपके महाराष्ट्र में हैं, तो वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा एक्शन यहाँ पे चल रहा है। अब ऐसा ही एक्शन आपको गुजरात के अंदर भी देखने को मिला। और एक्चुअली ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एनालॉग पनीर, एनालॉग चीज़, एनालॉग बटर क्या होता है, ये वर्ड हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। अभी गुजरात ने पता क्या किया है, एनालॉग पनीर, चीज़ और एनालॉग बटर का प्रोडक्शन और सेल के ऊपर रोक लगा दी है। सर क्या होता है ये एनालॉग पनीर? एनालॉग पनीर को हम लोग सिंथेटिक पनीर के नाम से जानते हैं। अब सिंथेटिक पनीर वो पनीर होगा जो कि वेजिटेबल ऑयल से, स्टार्च से, एमल्सीफायर से बना होगा और मिल्क फैट से यहाँ पे नहीं बना होगा। तो अपने आप में ना एक नॉन डेयरी प्रोडक्ट हुआ। पर अगर आप दुकानों पे जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, तो इस पनीर को, सिंथेटिक पनीर को भी बेचा जाता है डेयरी पनीर के नाम से, जो कि अपने आप में बिल्कुल ही गलत है। आपको अगर ये पनीर बेचना है तो बेचो, कोई मना नहीं कर रहा, पर उसके ऊपर लिखो कि ये डेयरी पनीर नहीं है। पर यहाँ पर देखा गया कि गुजरात के अंदर ऐसा नहीं हो रहा था। जो अलग अलग दुकानदार हैं वो नॉन डेयरी पनीर को डेयरी पनीर के नाम से यहाँ पे बेचे जा रहे थे, यानी कि एनालॉग पनीर को डेयरी पनीर के नाम से बेच रहे थे। इसी वजह से जब इतने बड़े स्तर के ऊपर ये काम हो रहा था तो यहाँ पर गुजरात स्टेट ने बोल दिया कि भाई हम इसको बैन ही कर देंगे। तो फूड सेफ्टी कंसर्न्स को देखते हुए, बार बार क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के वायलेशन यहाँ पे हो रहा था, इस वजह से लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ये रोका गया है। अब पॉइंट ये देखिएगा कि जो सिंथेटिक पनीर होता है ना, काफ़ी सस्ता होता है। यहाँ पर प्रोटीन वगैरह भी इसमें अंदर कम होते हैं और सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता। बट तब भी यहाँ पर इसको महंगे रेट के ऊपर बेचा जा रहा है क्योंकि कुछ कंपनीज को प्रॉफिट कमाने हैं। दिस इज एक्सट्रीमली बैड थिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें ना भारत की, तो भारत देश के अंदर आपको FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो बोलता है कि अगर एक आइटम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं है, अगर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहा या कस्टमर्स के लिए, लोगों के लिए खाने के समय एक हेल्थ हज़ार्ड कॉज कर सकता है, उस चीज़ को हम क्लासीफाई कर देते हैं अडल्टरेटेड। तो भाई ये जो अपने आप में एनालॉग पनीर है, ये अडल्टरेटेड फूड ही है अपने आप में, राइट। तो यही हमारा एक्ट है जो यहाँ पे बात करता है और इसी एक्ट के माध्यम से हमने देश में एस्टेब्लिश किया FSSAI को, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि इस प्रकार की गाइडलाइंस को ले डाउन करती है कि कैसे यहाँ पे
हमारे पास इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो, स्टोरेज कैसे हो, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, इन सब चीज़ों को यहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं वो एफएसएसएआई ही यहाँ पे देखता है। बाकी हमारे पास एक एक्ट भी आया था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। ये भारत में पहला ऐसा एक्ट था जो कि फूड एडल्ट्रेशन को यहाँ पे टैकल करता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था इंडियन पीकॉक के बारे में, तो मैंने आपको बताया था इंडियन पीकॉक को आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल नहीं होता, ये होता है लीस्ट कंसर्न, इसलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में इनकरेक्ट बनेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो ये सारी बात तो ठीक है कि 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे सेशन हुआ था, वहाँ पर लॉन्च हुआ था, पर दरअसल में सुभाष चंद्र बोस जी नहीं बल्कि महात्मा गांधी जी की लीडरशिप के अंतर्गत था, तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गल्पागुच्चा जो बात करी थी, तो इसको दरअसल में एनी बेसेंट जी नहीं बल्कि आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा यहाँ पे इसको किया गया था, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ककोरी ट्रेन एक्शन की बात करें तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान जी, चंद्रशेखर आजाद जी, राजेंद्र लहरी जी बिल्कुल यही सब एसोसिएटेड थे, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यही है हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।